नमस्कार दोस्तों। जो हमारी जो बातें चल रही थी वो प्रस्तावना के बारे में बातें, एक क्लास हो गई थी, प्रस्तावना का अर्थ हो गया था, प्रस्तावना शब्द कहाँ से लिया गया था, ये बातें हो गई थी। अब देखते हैं कि कहाँ तक बातें हो गई थी। तो मैंने अंतिम जो लाइन बताई थी वो ये बताई थी कि प्रस्तावना पर 3 देशों की क्रांति का प्रभाव पड़ा है। उसमें अमेरिका की क्रांति 1796 में हुई थी और वहाँ से व्यक्तिगत राजनीतिक स्वतंत्रता शब्द लिया गया था। उसके बाद में नेक्स्ट कहते हैं कि जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1789 में, वहाँ से समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की भावना ली गई थी। और रूसी क्रांति हुई थी और वहाँ से कहते हैं कि सब 1917 में एक शब्द लिया गया था, आर्थिक समानता। उसके बाद में नेक्स्ट आगे बात करें तो उस प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय का उल्लेख है। न्याय, तो प्रस्तावना में जो 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है, अब वो कौन कौन सा? तो सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, और राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय, प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। इसी प्रस्तावना के बारे में मैं बात करूं तो इसमें कितनी प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। तो इसी प्रस्तावना में कहते हैं कि भाई साहब 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख देखने को मिलता है। नंबर 1 विचार की, विचार। नंबर 2 अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति। नंबर 3 धर्म। नंबर 4 उपासना। और नंबर 5 विश्वास। विश्वास यानी इस प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है और 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है, जबकि कितने प्रकार की समानता का उल्लेख है। तो इसी प्रस्तावना में 2 प्रकार की समानता का उल्लेख। नंबर 1 प्रतिष्ठा और नंबर 2 अवसर। अवसर और प्रतिष्ठा। अब इसी प्रस्तावना के बारे में जो कथन कहे जाते हैं वो कथन अलग अलग कथन कहे हैं। किसने क्या कहा है तो देखते हैं। इस प्रस्तावना के बारे में जो अलग अलग जो विद्वान हैं उन्होंने अलग अलग कथन कहे हैं। जैसे इसी के बारे में कथन तो कहा है, लेकिन कहा किसने है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसी प्रस्तावना को तो कहा है, लेकिन संविधान का हृदय कहा है। संविधान का क्या कहा है? हृदय। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना को संविधान का क्या कहा है? हृदय। जबकि इसी के बारे में कहा तो है, लेकिन कहा किसने है? तो ठाकुरदास भार्गव ने ठीक ही कहा है। ठाकुरदास भार्गव। ठाकुरदास भार्गव ने इस प्रस्तावना को संविधान की क्या कहा है? आत्मा कहा है। आत्मा। जबकि इसी के बारे में कहा तो है, लेकिन अर्नेस्ट वार्कर ने कहा है। अर्नेस्ट वार्कर क्या कहता है? अर्नेस्ट वार्कर कहता है कि साहब ये प्रस्तावना है, ये संविधान की क्या है? कुंजी है। संविधान की क्या है? कुंजी। इसी के बारे में कहा तो है, लेकिन कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी ने भी ठीक ही कहा है। कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि ये प्रस्तावना है, ये भारतीय गणराज्य की कुंडली है। भारतीय गणराज्य की क्या है?
गणराज्य की कुंडली है, अर्थात राजनीतिक जन्मपत्री है, अर्थात राजनीतिक जन्मपत्री है। इसी के बारे में कहा तो है, लेकिन कहा किसने है? इसी के बारे में कहा तो है, लेकिन सुभाष कश्यप ने ठीक ही कहा है। अब सुभाष कश्यप क्या कहता है? सुभाष कश्यप कहता है कि साहब यदि संविधान शरीर है, संविधान क्या है? शरीर। यदि संविधान शरीर है, शरीर है, तो प्रस्तावना उसकी क्या होगी? प्रस्तावना उसकी आत्मा होगी। यदि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी क्या होगी? आत्मा होगी। ये बात कौन कह रहा है? सुभाष कश्यप कह रहा है। उसके बाद में नेक्स्ट हिदायतुल्लाह ने क्या कहा है? हिदायतुल्लाह ने कहा है कि साहब ये जो प्रस्तावना है, हिदायतुल्लाह हिदायतुल्लाह ने कहा है कि साहब ये प्रस्तावना है, ये संविधान का एक क्या है? संकल्प है। क्या है? संकल्प है। इसी के बारे में कहा तो है, लेकिन कहा किसने है? नानी पालकीवाल ने ठीक ही कहा है। पालकीवाल, इन्होंने कहा है कि यह संविधान का एक क्या है? परिचय पत्र है। परिचय पत्र। इसी के बारे में कहा तो है, लेकिन करसन स्वामी ऐर ने ठीक ही कहा है। करसन स्वामी ऐर, करसन स्वामी ऐर, करसन स्वामी ऐर ने क्या कहा है? करसन स्वामी ऐर ने कहा है कि साहब प्रस्तावना में जिन विचारों व आकांक्षाओं का उल्लेख किया गया है, आकांक्षाओं का उल्लेख किया गया है, उल्लेख किया गया है, उससे संविधान की व्याख्या की झलक दिखाई देती है। व्याख्या की झलक दिखाई देती है, दिखाई उससे संविधान की व्याख्या की झलक दिखाई देती है। देती है, ये बात कही। कहते हैं कि दोस्तों यूं ही नहीं, मामला यहां तक होता तो ठीक था। अब देखते हैं प्रस्तावना क्या है, कैसे है, क्या लिखा हुआ है, वो देखते हैं और एक एक शब्द के अर्थ के बारे में देखते हैं। देखो उसमें यूं लिखा हुआ है, हम भारत के लोग भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, हम भारत के लोग, भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न
समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति धर्म विश्वास उपासना की स्वतंत्रता हम भारत के लोग हैं। भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति धर्म उपासना और विश्वास की स्वतंत्रता अवसर और प्रतिष्ठा अवसर की समानता बनाने के लिए उन सब में लिए बनाने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए कि बंधुत्व की भावना को बढ़ाने के लिए बढ़ाने के लिए आज
दिनांक 26 नवंबर 1949 मार्ग 26 नवंबर 1949 मार्ग शीर्ष शुक्ला सप्तमी विक्रमी संवत 2006 को संविधान आत्मा अर्पित अधिनियमित और अंगीकृत करते हैं। ये लिखा हुआ कि हम भारत के लोग हैं। भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति धर्म उपासना और विश्वास की स्वतंत्रता अवसर और प्रतिष्ठा की समानता बनाए रखने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को बढ़ाने के लिए बंधुत्व की भावना को बढ़ाने के लिए आज दृढ़ संकल्प होकर आज दिनांक 26 नवंबर 1949 मार्ग शीर्ष शुक्ला सप्तमी विक्रमी संवत 2006 को संविधान आत्मा अर्पित अधिनियमित और अंगीकृत करते हैं। अब देखते हैं इसके बारे में एक एक क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले मैंने यूं कहा कि प्रस्तावना है, इसके बारे में क्वेश्चन ये बनता है कि इनके जो शब्द है उनको क्रम से जचाओ। शब्दों में एक लाइन बताई थी संपूर्ण प्रभुत्व, यहां से लेके कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने गणराज्य, यहां तक ये लाइन पूछी जाती है। एक क्वेश्चन आता है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत कौन से 3 शब्द जोड़े गए? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। एक शब्द और आता है कि साहब इनको क्रम से जचाओ। क्रम से बिल्कुल क्रम नहीं है। समाजवाद आएगा पहले, उसके बाद में पंथ निरपेक्षता, उसके बाद में अखंडता। कितने संविधान संशोधन हुए? आज तक एक ही हुआ। प्रस्तावना शब्द कौन से देश की देन है? अमेरिका की। शब्दावली कौन से देश की देन है? ऑस्ट्रेलिया की। उसके बाद में नेक्स्ट है कि साहब और क्वेश्चन है, क्या कथनों से कोई क्वेश्चन बनता है? कथनों से नहीं बनता है। जो छोटी एग्जाम होती है उसमें नहीं बनता है। आरएस में और हो सकता है रीट में, और जो सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड इनमें हो सकता है, बाकी पटवार में भी हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है, तो ये कथन कहें। अब इनके अलावा एक बार क्वेश्चन ये आया था कि प्रस्तावना में निम्नलिखित शब्दों को जचाओ। अब निम्नलिखित शब्दों में उसमें न्याय दे दिया था, स्वतंत्रता दे दिया था, समानता दे दिया था। इसमें सबसे पहले क्या आता है? तो न्याय आता है, इसीलिए मैंने न्याय ही बताया है। उसके बाद में क्या आता है? उसके बाद में स्वतंत्रता आता है, मैंने स्वतंत्रता ही बताया। उसके बाद में क्या आता है? उसके बाद में मैंने बताया समानता आती है। ठीक है, तो ये बातें हो गई। अब एक एक शब्द के बारे में इसके अर्थ देखते हैं कि इसका अर्थ क्या है प्रस्तावना का, कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका अर्थ क्या है? तो देखते हैं। सबसे पहले आता है एक शब्दावली इसमें, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। देखो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या है और इसका अर्थ क्या है। सबसे पहले तो हम भारत के लोग हैं, वही देख लो। हम भारत के लोग, हम भारत के लोग
सबसे पहले तो मैंने यह कहा कि ये जो पंक्ति है ये किसकी देन है? यूएनओ की देन है। बताया था मैंने कि ये पंक्ति किसकी देन है? यूएनओ की देन है। उसके बाद में इसका जो अर्थ होता है वो क्या है? संविधान में जो शक्ति का स्रोत माना गया है, शक्ति का स्रोत, वो शक्ति का स्रोत किसको माना गया है? तो शक्ति का स्रोत माना गया है वो जनता को माना गया है। किसको माना गया है? जनता को। हम भारत के लोग का मतलब ये होता है कि ये पंक्ति यूएनओ की देन है और भारतीय जो संविधान है, भारतीय जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें शक्ति का स्रोत किसको माना गया है? तो शक्ति का स्रोत जनता को माना गया। उसके बाद में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका मतलब क्या होता है कि भारत जो आंतरिक रूप से स्वतंत्र तो हुआ था, आंतरिक रूप से स्वतंत्र, लेकिन भारत आंतरिक रूप से स्वतंत्र कब हुआ था? तो भारत आंतरिक रूप से स्वतंत्र हुआ था वो 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को भारत आंतरिक रूप से स्वतंत्र हुआ था। जबकि बाह्य रूप से स्वतंत्र कब हुआ था? बाह्य रूप से स्वतंत्र हुआ था ये 26 जनवरी 1950 को। इसका मतलब क्या है कि भारत वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब ये होता है कि भारत आंतरिक और बाह्य दोनों रूपों से क्या है? स्वतंत्र है। भारत आंतरिक रूप से स्वतंत्र हुआ था वो 15 अगस्त 1947 को हुआ था, जबकि भारत बाह्य रूप से स्वतंत्र कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। छब्बीस जनवरी 1950। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी। एक शब्द आता है समाजवाद, इसका मतलब क्या है? ये शब्द कहाँ से आया और इसका मतलब क्या है? तो यूं कहा जाता है कि 1955 में आबादी सम्मेलन में 1955 में आबादी सम्मेलन में इस शब्द की जो घोषणा की थी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1955 में आबादी सम्मेलन में समाजवाद शब्द है इसकी जो घोषणा की थी। यूं कहा जाता है कि साहब ये शब्द है ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत संविधान में जोड़ा गया था। तो 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में, जिसके तहत कहते हैं कि ये समाजवाद है ये शब्द जोड़ा गया था। अब समाजवाद का अर्थ क्या होता है? तो समाजवाद का इसका जो अर्थ निकाला गया है वो क्या निकाला गया अर्थ? तो इसका जो अर्थ निकाला गया है वो ये है कि समाज के जो संसाधन होते हैं, समाज के संसाधन, उन समाज के संसाधनों पर स्वामित्व यानी कहने का मतलब अधिकार, स्वामित्व और नियंत्रण यानी कंट्रोल करने का जो अधिकार है वो समाज और राज्य के अधीन होता है। तो उसी को क्या कहते हैं? समाजवादी व्यवस्था कहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आता है लोकतंत्र या लोकतांत्रिक। लोकतंत्र और लोकतंत्र, देखो जो अमेरिकी जो राष्ट्रपति था जिसका नाम इब्राहिम लिंकन बताते हैं, उसने इस लोकतंत्र की सबसे बड़ी डेफिनेशन परिभाषा दी थी कि जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए किया जाने वाला शासन ही क्या है? लोकतंत्र है। यहाँ लोकतंत्र का मतलब क्या है? यहाँ लोकतंत्र का मतलब है कि शासन है, उस शासन में किसकी? जनता की क्या भागीदारी क्या करना? सुनिश्चित करना ही क्या है? लोकतंत्र है। यानी जनता की भागीदारी की, शासन में जनता की भागीदारी को क्या करना? सुनिश्चित करना ही क्या है? लोकतंत्र है। उसके बाद में एक शब्दावली आती है जिसका नाम है गणराज्य। गणराज्य या फिर गणतंत्र, इसका मतलब क्या होता है? गणराज्य या गणतंत्र का मतलब क्या होता है? तो देखते हैं।
यानी इसका मतलब सामान्य अर्थ ये निकलता है कि यहाँ जो राष्ट्राध्यक्ष होता है, भारत में जो राष्ट्राध्यक्ष होता है, राष्ट्राध्यक्ष का मतलब राष्ट्रपति, भारत में जो राष्ट्राध्यक्ष होता है यानी कहने का मतलब राष्ट्रपति, ये राष्ट्रपति है, ये सब जनता के द्वारा एक निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है, जनता के द्वारा एक निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है, निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है। कहने का मतलब ये वंशानुगत नहीं है, कहने का मतलब यहाँ वंशानुगत वाली प्रणाली भी नहीं है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली भी नहीं है, ये जनता के द्वारा एक निश्चित अवधि के लिए चुना जाएगा राष्ट्राध्यक्ष, यानी कहने का मतलब राष्ट्रपति। तो ये तुम्हारे जो समाजवाद है, जो पंथ निरपेक्षता है, लोकतांत्रिक गणराज्य है, इन शब्दों का जो अर्थ कंप्लीट। उसके बाद में नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि सामाजिक न्याय। देखो न्याय 3 प्रकार की है प्रस्तावना में, सामाजिक भी है, आर्थिक भी है और राजनीतिक भी है। तो 3 प्रकार की जो न्याय है, तो उसमें मेरी बात हुई थी सामाजिक न्याय के बारे में। तो सामाजिक न्याय, अब सामाजिक न्याय का जो प्रावधान है वो आर्टिकल कौन से में देखने को मिलता है? तो आर्टिकल 15 में देखने को मिलता है। आर्टिकल 15, आर्टिकल 15 क्या कहता है? उसमें 15(1) भी आता है, 15(2) भी आता है, 15(3) भी आता है, लेकिन 15 में ये लिखा हुआ है कि जाति, लिंग, जन्म स्थान, मूल, वंश, वर्ण आदि के आधार पर किसी के साथ कोई क्या नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। 15(2) क्या कहता है कि साहब जो सार्वजनिक जो स्थान है, जो स्मारक है, जो भवन है, जो सड़कें हैं, जो तालाब हैं, जो नलकूप हैं, जो होटल हैं, जो दुकानें हैं, इनके उपयोग के लिए नागरिकों को क्या नहीं किया जा सकता, वंचित नहीं किया जा सकता। 15(3) क्या कहता है कि स्त्री और बालकों के लिए राज्य विशेष प्रावधान कर सकता है। और 15(4) क्या कहता है? 15(4) ये कहता है कि साहब जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के आरक्षण का प्रावधान राज्य कर सकता है। और 15(5) क्या कहता है? 15(5) ये कहता है कि सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं उनके लिए राज्य विशेष प्रावधान कर सकता है। तो सामाजिक न्याय का जो प्रावधान है वो आर्टिकल कौन से में देखने को मिलता है? 15 में। उसके बाद में नेक्स्ट आता है आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय का जो प्रावधान देखने को मिलता है वो संविधान के भाग 4 में। भाग 4 का मतलब कि यहाँ क्या आता है? नीति निर्देशक तत्व आता है। यूं कहा गया है कि राज्य का यह कर्तव्य बनता है कि विकास के जो अवसर है वो सभी को, यानी समान अवसर दे, विकास के जो अवसर प्रदान करे वो सभी को सम्मान करे। उसके बाद में नेक्स्ट आता है राजनीतिक न्याय। राजनीतिक जो न्याय है इसका जो प्रावधान देखने को मिलता है वो आर्टिकल राजनीतिक न्याय। अब राजनीतिक न्याय का जो प्रावधान देखने को मिलता है वो कहते हैं कि आर्टिकल कौन से में देखने को मिलता है? तो आर्टिकल 125 और 126। आर्टिकल 125 क्या कहता है कि राजनीतिक जो गतिविधियां हैं, और आर्टिकल 126 ये कहता है कि राजनीतिक जो पद हैं उसमें किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। होता है ये तो, यानी आज तक जो नियम बने हो तो उनका उल्लंघन तो जरूर होता है। उसके बाद में नेक्स्ट कहते हैं कि दोस्तों यूं ही नहीं बल्कि मामला यहाँ तक होता तो ठीक था, लेकिन मैं आगे बात करूं तो इसी प्रस्तावना में मैंने कहा था कि 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। विचार और अभिव्यक्ति। विचार और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है इसका जो प्रावधान देखने को मिलता है वो कहते हैं कि कहां देखने को मिलता है? तो विचार व अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है इसका जो प्रावधान है वो आर्टिकल 19 में देखने को मिलता है। 19(1). आर्टिकल 19 के बारे में हम बात करते हैं तो आर्टिकल 19 में कहते हैं कि 6 प्रकार की, पहले मूल रूप से 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी, वर्तमान में 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। उसी आर्टिकल 19 में लिखा हुआ विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो प्रस्तावना में केवल इतना ही पूछा है कि विचार व अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, यानी व्यक्ति को अपने विचार व्यक्त करना और दूसरे के विचार ग्रहण करना। और इसी में कहते हैं कि कुछ स्वतंत्रताएं और भी देखने को मिलती है, जैसे प्रेस की स्वतंत्रता है, यानी मीडिया को स्वतंत्रता है। इसी में कहते हैं कि साहब जो राष्ट्रगान के समय चुप रहने की स्वतंत्रता, राष्ट्र ध्वज पहनाने की स्वतंत्रता, आंखों देखे हाल प्रदर्शित करने की स्वतंत्रता है, विज्ञापन करने की स्वतंत्रता है। इसी में कई प्रकार की स्वतंत्रताएं देखने को मिलती हैं। तो विचार व अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता का प्रावधान है वो आर्टिकल 19(1) में है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है धर्म, उपासना और विश्वास।
इस स्वतंत्रता का जो प्रावधान देखने को मिलता है वो आर्टिकल कौन से में देखने को मिलता है? आर्टिकल 25 में। जब धार्मिक स्वतंत्रता पढ़ते हैं तो ये एक पंथ निरपेक्षता शब्द है, ये रह गया है, इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। तो धर्म, उपासना और विश्वास, इसका जो प्रावधान है वो आर्टिकल कौन से में देखने को मिलता है? 25 में। उसके बाद में नेक्स्ट आता है, एक आता प्रतिष्ठा, समानता। प्रतिष्ठा की जो समानता का जो प्रावधान है वो आर्टिकल कौन से में देखने को मिलता है? आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 आप स्वयं जानते ही हो कि हिसाब कानून की दृष्टि में सभी व्यक्ति क्या है? समान है। एक आता है अवसर। अवसर की जो समानता का जो प्रावधान है वो आर्टिकल कौन से में देखने को मिलता है? तो आर्टिकल 16 में देखने को मिलता है कि सब सरकारी नौकरियों में सभी को क्या दिया गया है? समान अवसर। उसके बाद में एक शब्द आता है पंथ निरपेक्षता। देखो पंथ निरपेक्षता के बारे में क्या कहते हैं? तो इसके बारे में यूं कहा जाता है कि साहब इस शब्द को भी 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत संविधान में जोड़ा गया। पंथ निरपेक्षता शब्द है प्रस्तावना के अलावा, जो भारतीय जो कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय जो संविधान है, इसमें प्रस्तावना के अलावा पंथ निरपेक्ष शब्द का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है या नहीं देखने को मिलता है, बल्कि इसका जो व्यवहारिक रूप है वो आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक ही चलता है। पंथ निरपेक्षता का मतलब क्या होता है? तो इसका अर्थ निकाला गया है कि भारत का अपना कोई राज्य व राजकीय धर्म नहीं है। भारत का अपना कोई राज्य व राजकीय धर्म नहीं है, अर्थात भारत सभी धर्मों का क्या करता है? सम्मान करता है। पंथ निरपेक्षता का मतलब ये होता है। एक शब्द आता है बंधुत्व की भावना, मैंने अर्थ बता दिया कि भाईचारे की भावना। उसके बाद में नेक्स्ट एक आता है आत्मा अर्पित, एक आता है अधिनियमित, एक आता है अंगीकृत। देखो अंगीकृत का मतलब होता तैयार होना, अधिनियमित का मतलब होता लागू होना, और आत्मा अर्पित का मतलब ये होता है स्वीकार करना, स्वीकार करना। ये तुम्हारे जो प्रस्तावना है उससे संबंधित जो अर्थ थे वो कंप्लीट होते हैं प्रस्तावना के। उसके बाद में नेक्स्ट कहते हैं कि दोस्तों इसकी जो प्रस्तावना से संबंधित जो वाद है वो देखते हैं। सबसे पहले आता है एक एके गोपालम बनाम मद्रास राज्य विवाद। इसका जो यानी ये जो वाद हुआ था ये 1950 में, और इस वाद के तहत कहा गया था, सर्वोच्च न्यायालय ने, यह सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देते हुए कहा था कि साहब जो प्रस्तावना है, या इस वाद ने कहा है कि साहब ये प्रस्तावना है, ये प्रस्तावना को संविधान के किस रूप में स्वीकार करती हूँ? आत्मा के रूप में स्वीकार करता हूँ। ये इस वाद के तहत कहा गया। एक था बेरुवारी यूनियन केस समिति। ये बेरुवारी यूनियन केस जो विवाद था, इसके बारे में यूं कहा जाता है कि साहब इसका ये कब हुआ था? तो ये 1960 में हुआ था। और इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि ये जो प्रस्तावना है, ये प्रस्तावना संविधान का क्या नहीं है? भाग ही नहीं है। प्रस्तावना संविधान का क्या नहीं है? भाग नहीं है। ये क्वेश्चन महिला सुपरवाइजर 2019 में आया भी था कि साहब निम्नलिखित में से किस समिति ने कहा है कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? तो उसका नाम था बेरुवारी यूनियन केस। उसके बाद में नेक्स्ट एक आता है केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य। इसका जो गठन हुआ था या ये जो मामला था ये 1973 का। इसने क्या कहा था? इसने कहा कि साहब जो प्रस्तावना वो संविधान का लघु भाग है। प्रस्तावना वो संविधान का क्या है? लघु भाग है। अर्थात प्रस्तावना में संविधान के क्या दिखाई देते हैं? अंश दिखाई देते हैं।
ये क्वेश्चन यूं पूछा जाता है कि वास्तविक रूप से जो प्रस्तावना उसको संविधान का निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने अंतिम रूप से ये कहा है कि साहब ये भाग है। तो ये किसने कहा है? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद में कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि साहब ये जो प्रस्तावना ये संविधान का लघु क्या है, भाग है। एक भारतीय जीवन बीमा जो समिति थी, निगम मामला था, LIC का कोई मामला था 1995 का, तो उसमें भी 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय देते हुए ये कहा था कि ये जो प्रस्तावना ये संविधान का अभिन्न अंग है। संविधान का क्या है? अभिन्न अंग है। अब मैं मेरी वाणी को विराम देना चाहता हूँ और जो नेक्स्ट जो चर्चा होगी वो अगली क्लास में होगी। थैंक यू।